Dear students, let's start with the first chapter of your subject biology, the living world. तो आइए शुरू करते हैं पहला सब्जेक्ट और कंसेप्चुअली धीरे धीरे हम उसे पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझना है, उसे दिमाग में उतारना है और फिर आगे जाना है। स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज लाइफ? अगर हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जरूरी है कि हम जिस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें लाइफ होना जरूरी है, तभी तो हम कहेंगे कि वो लिविंग है। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स। व्हाट इज लाइफ? तो लाइफ क्या है? लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन। यानी कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के 7 फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखाता है, तभी हम उसे कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ है। तो यहाँ पे हम की पॉइंट्स क्या हाईलाइट करेंगे? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें मेटाबॉलिज्म होता ही, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। और अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो वो सारे रिएक्शन करने के लिए हमें मॉलिक्यूल्स की जरूर पड़ती है और वो मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में होने ही चाहिए। तो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस। और इसकी वजह से क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। इट इज ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स बताता है, वो कोई भी सेंसेशन या स्टिमुलस रिसीव करता है एनवायरमेंट में से और उसके हिसाब से, उसके अनुसार वो आउटपुट देता है। एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ ये हमें और स्पेसिफाई करना चाहते हैं, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज है। अगर ये स्पेशल प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट नहीं करता तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी वो अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बनाते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रिप्रोडक्शन करते हैं। द वर्ड रिप्रोडक्शन means once again they are producing a similar organism to themselves, and that is by their own. They don't want any kind of other machineries or other kind of special chemical reactions. We are talking about the naturally that carries out outside the body. So a living organism is a self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. अगर कोई कहे कि which are the three central characteristics of the living organism, तो हम उन्हें बहुत ही प्यार से कह सकते हैं कि वन इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो अपने जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है। दूसरा कि वो ग्रोथ दिखाता है, धीरे धीरे उसकी हाइट भी बढ़ती है, वेट भी बढ़ती है, बट दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। और थर्ड वाला जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कहेंगे। सो अनदर पॉइंट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। विच आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? अगर आप नोट्स बना रहे हैं या तो पेन और फुल स्केप या डायरी या नोटपैड लेके बैठे हैं तो ये आपको जरूर लिखना चाहिए, विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। So the properties of the living organism are growth, reproduction, metabolism and cellular reproduction and consciousness. फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हम वन बाय वन भी अगर डिस्कस करें तो काफी हद तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। So properties of the living organism. The first property of the living organism is growth. The first property of the living organism is growth. Growth क्या है? तो ग्रोथ वैसे देखने जाए तो हम कह सकते हैं अगर किसी की हाइट बढ़ गई, किसी का वेट बढ़ गया तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। पर कैसे हाइट बढ़ेगी, कैसे वेट बढ़ेगा? तो उसके पीछे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन बहुत ही जरूरी है। और अगर हमने ध्यान से पढ़ा हो या तो प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस ईयर्स के हमें सेशंस याद हो, कंसेप्ट याद हो,
तो उसमें एक सेल थियरी थी जिसमें क्लियर कट समझाया गया था द न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द सेल डिवीजन। वो किसने दी? सेल थियरी दी जो थी, उसमें वो पॉइंट था रॉबर्ट हुक ने जो दी थी सेल थियरी, उसमें था सो द ग्रोथ मीन्स it is a increase in number, it is a increase in number and mass of cell, that is by cell division. So this is the basic property of the growth of any living organism. Now coming to another point, see these are the pictorial diagram representation how cell division occurs. So first of all, the karyokinesis means the division of nucleus occurs. Second one, after the division of nucleus and proper division means they are passing from the various phases of the division, the entire cytoplasm gets divided, that is known as cytokinesis. First karyokinesis takes place and then cytokinesis takes place, then after eventually two new cells gets arises. So this is the basic concept of the cell division, that is growth. Another property of the living organism is means the growth in plants, growth continues throughout their lifespan. प्लांट की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ग्रोथ क्या है, थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, जबकि इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। अब देखो ये चीज है कि देखो प्लांट की हाइट थ्रू आउट लाइफ बढ़ती रहती है, तो वी कैन से दैट द इंक्रीज इन द cell division by lengthwise and girthwise goes on continuously in the case of plant, while in case of animals the height get increases up to 18 or 19 years or up to some extent, and while the and more than that the cell division occurs in our daily life, that is not exactly, that is not a growth, but that is a replacement of the cells that are worn out and that are means used during our daily life activities. So once again, in plant, growth continues through the lifespan, while in animal, growth is only up to a certain age. However, cell division occurs to replace the lost cell. More than in the growth, basically growth is the increase in mass and size. Thus, non-living object also grows. Means once again, see, we take an example. If you have a piece of wood and that is soaked in the water, तो उससे क्या होगा, वो उसकी जो विथ होगी पानी के एब्जॉर्प्शन की वजह से वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसे हम ग्रोथ नहीं कहेंगे। इसलिए यहाँ पे समझाया गया है कि ग्रोथ is the increase in mass and size, thus non-living object also grows, that is surface accumulation of the material. So growth is not a defining property of the living organism. In living organism, growth is from inside. So the thing is that when the growth takes place from inside the body, that is not the over the surface कि हम ऊपर कोई लेयर चढ़ाते गए, उसे हम ग्रोथ नहीं कहेंगे। ग्रोथ इज ऑलवेज इंटरनल and growth is due to increase in the cytoplasmic content, growth is due to the cell division, growth is due to increase in height, and growth due to increase in weight, growth is increase in girth. तो जो इंटरनली बढ़ाता है, इंटरनल टिश्यूज बढ़ाता है, लेयर्स बढ़ाता है, उसे हम प्रॉपरली कह सकेंगे ग्रोथ। तो ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रोथ की। सेकंड प्रॉपर्टी पे हम आ रहे हैं रिप्रोडक्शन। So it is the reproduction. Reproduction कैसे हम डिफाइन करेंगे? When a living organism produce a new offspring similar to themselves is known as reproduction. So it is a production of progeny having features similar to those of parents. अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियर करना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है या न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है तो वो एग्जैक्टली पेरेंट जैसे होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो होगा सिमिलर टू द पेरेंट्स, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, और उसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। Organism reproduce asexually and sexually. These are two types of reproduction, number one and number two.
So, properties of the living organism, that is reproduction, in unicellular organism, growth and reproduction are same because they reproduce by cell division. यानी ये एक पॉइंट बहुत ही क्लियर करना जरूरी है कि अगर हम यूनिसेल्युलर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, तो उसका सेल डिवीजन कहो या रिप्रोडक्शन कहो, दोनों सेम है. सो यहाँ पे मेंशन किया है इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन. Many organisms do not reproduce. Example mules, worker bees, infertile human couples. Hence reproduction is not a perfect defining property of the living organism. अब ये पॉइंट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला है, क्योंकि आपने तो अभी बताया था कि ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन कौन सा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है. लेकिन अभी आप बता रहे हो इसी लेक्चर में कि रिप्रोडक्शन का प्रॉपर्टी नहीं है. तो उसके लिए आप हायर क्लासेस में आओगे, जब 12th में आओगे, जेनेटिक्स में एक हनी बी रिप्रोडक्शन का एक पूरा थियरी है, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह हनी बी रिप्रोडक्शन करता है और किस तरह उसमें मेल और फीमेल का फॉर्मेशन बनता है. अभी के लिए यहां तक इतना क्लियर बन के चलो कि मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, और उसके लिए जो उसके यूनिक एग्जाम्पल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट के लिए, गुड सेट के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विच ऑर्गेनिजम्स आर एग्जैक्टली डू नॉट रिप्रोड्यूस. तो उसके एग्जाम्पल्स हैं म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. एग्जैक्टली देखने जाए तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसे कहेंगे कि जिसके ना होने से या जो ना करने से लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है. उसमें अगर रिप्रोडक्शन का समावेश करें तो ऐसा भी होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या इंसान जिंदा नहीं रह सकेगा, बट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज द रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म की अच्छी सी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन ये होगी, द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. यानी हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उन सब का जो समावेश है या उन सब का समेशन है, समावेश नहीं सॉरी समेशन, उन सब का जो समेशन है उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म. किसका? जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे लिविंग सिस्टम में होते हैं, इसके लिए हम उसे कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन. तो उसे हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म. और द मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म, द अनदर नेम ऑफ एनाबॉलिज्म इज सिंथेटिक phase or synthetic pathway, and the another name of catabolism is degradative pathway. So food can split into the catabolic pathways, that it gives energy and heat. The cellular building blocks anabolic pathway gives the macromolecules. So it is a sum total of all biochemical reaction. अगर मैंने अभी कहा ना आपको कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उन सबका समेशन. So it is a sum total of all biochemical reaction taking place inside the living system. It is a defining feature of the living organism. अगर हमारे बॉडी में कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, लगता है हम सिर्फ सांस लेते हैं, लेकिन अंदर भी कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शन चलते हैं. हार्मोनल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, एंजाइमेटिक रिएक्शन. तो ये सारे अगर बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं चलेंगे तो हमारा बॉडी फंक्शन नहीं करेगा. So it is a defining feature of the all living organism. Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system. अगर समझने के लिए हमें ये सारे रिएक्शन देखने हैं, समझने हैं, तो लैब लेवल पे हम ये रिएक्शन कर सकते हैं. बट एग्जैक्टली यही सारे रिएक्शन जब बॉडी में आते हैं तो वो लिविंग सिस्टम को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायनामिज्म देते हैं. So isolated metabolic reaction in vitro are not living but are living reaction. Isolated system में, यानी हम अगर आर्टिफिशियली या मैनमेड सिस्टम खड़ा करके उसे हम स्टडी करना चाहे तो वो लिविंग रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं, बट एग्जैक्टली दे आर आउट ऑफ डायनामिज्म.
The next property, fourth one, is cellular organization. हमारा बॉडी सेल का बना है, इसके लिए ये एक वर्ड भी हमने सुना है. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल को क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया? सेल को इसके लिए स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर या तो शेप कौन देता है? सेल देता है. सेल को क्यों फंक्शनल सिस्टम, फंक्शनल यूनिट कहा गया? क्योंकि सेल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है वो सेल करता है. तो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिफ्थ डेफिनेशन और फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस द एनवायरमेंट. हमारे आसपास क्या होता है वो देखने, सुनने, समझने की शक्ति, और उसके हिसाब से हमारा बॉडी उसे रिस्पॉन्ड करता है. कोई हमें कुछ पूछता है, हम उसे जवाब देते हैं. कोई हमें कुछ दिखाता है, हम देखते हैं. कोई हमें कुछ खिलाता है, हम खा के टेस्ट करके हम बताते हैं कि कैसा है. तो ये सारा किसे कहते हैं? कॉन्शियसनेस और रिसीविंग द स्टिमुलस फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द एनवायरमेंट, एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू दैट. So it is the ability of organism to sense the environment and respond to environment stimuli like light, water, temperature, other organism, chemicals, pollutants, etc. All organisms are aware of their surrounding. तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, that all organisms are aware of their surrounding, इसे हम बहुत ही क्लियर कट कहेंगे. इसे कहेंगे हम कॉन्शियसनेस. इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्शियसनेस. सो द कॉन्शियसनेस इज द स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ द सराउंडिंग कंडीशन. ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस. इसलिए कहते हैं ह्यूमन बीइंग बहुत चतुर होता है, चालाक होता है, होशियार होता है. सो ह्यूमन is the only organism having self consciousness. So these are the 5 properties of the living organism. आज का जो हमारा पहला सेशन है उसमें हम ये बेसिक 5 प्रॉपर्टीज स्टडी करके जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के. अगर आप मानते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये लेक्चर ऐसा है कि हमें कुछ समझ में आ रहा है, हमें ये लेक्चर आगे जाके हेल्पफुल भी होगा और हमारे फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए बायोलॉजी बाबा के साथ. आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि न्यू अपडेट्स, न्यू लेक्चर भी आपको पता चलता रहे. हैव अ नाइस टाइम. बाय बाय.